नमस्ते। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें और तत्पश्चात आप वीडियो को लाइक करें। फिर आपको वीडियो को शेयर करना है और हमें पत्रम पुष्पम से अनुग्रहित कर सकें तो आपकी बहुत-बहुत दया होगी। आपको ये भी बताना है कि हमारी 2023 जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट का रजिस्ट्रेशन अब ओपन है और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बड़ी चर्चा है इस समय कि जो 17 सितंबर से जो स्पेशल सेशन बुलाया है मोदी जी ने, उसमें क्या होने वाला है। अब मैं भी इसके ऊपर विचार कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं अलग-अलग विषयों पर, लेकिन एक विषय मुझे इस समय लग रहा है, वो बहुत ही मैं कहूँगा कि एक समीचीन, सामयिक विषय है और उसके ऊपर लगातार मोदी सरकार कुछ न कुछ एक्शन करते हुए दिख रही है। और जी हाँ, वो है वक्फ एक्ट। क्यों? क्योंकि जब से स्मृति ईरानी को माइनॉरिटीज़ मिनिस्ट्री का हेड बनाया गया है, यानी उनको मंत्रालय दिया गया है माइनॉरिटीज़ मिनिस्ट्री वाला, तब से लगातार सारे स्कैंडल्स के ऊपर कुछ न कुछ कार्रवाई हो रही है। आपको याद दिलाएँ, सबसे पहले माइनॉरिटीज़ मिनिस्ट्री का बजट, स्कॉलरशिप इत्यादि का जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का ओवरऑल बजट था वो घटाया गया। 5,000 करोड़ होता था, उससे 40% घटा के 3,000 करोड़ किया गया। इसको लेके हमारे हज़रत ओवैसी ने बहुत हल्ला किया, इधर-उधर कुछ-कुछ बोलते रहे लगातार। लेकिन आप जानते हैं कि ओवैसी को एक पर्टिकुलर सेक्शन सुनता है, बाकी कोई सुनता भी नहीं, और वो जो लोग जो हैं, वो ओवैसी के ही जानने वाले हैं। उनका भारतीय जनता पार्टी से कोई किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं है, कोई राब्ता नहीं है, ना वो कभी उनको वोट देने वाले हैं, इसलिए कोई भारतीय जनता पार्टी को भी उनकी विशेष परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। फिर दूसरा जो अभी बड़ा एक्शन हुआ था, वो ये हुआ था कि जो 123 संपत्तियाँ रातों-रात, यानी जिस दिन चुनाव का नतीजा आया था 2014 में, उसी रात को उनको स्थानांतरित कर दिया था दिल्ली वक्फ बोर्ड को। ऐसी 123 संपत्तियों को भारत सरकार ने वापस अपने अधिकार में ले लिया है। उसके जो अंतिम पोज़ीशन का नोटिस है वो चला गया है और ये 123 प्राइम वक्फ प्रॉपर्टी जो बिल्कुल दिल्ली के नई दिल्ली क्षेत्र में है अधिकतर, जिसमें कि पार्लियामेंट्री स्ट्रीट के पास बनी हुई जामा मस्जिद भी है। लोग कहते हैं भाई जामा मस्जिद तो वो है जो चांदनी चौक के पास में है, लाल किले के सामने। देखिए जामा मस्जिद क्या होता है? जामा का मतलब ये होता है कि कांग्रीगेशन, मजमा। तो जहाँ भी मजमा लगा सको वहाँ जामा मस्जिद हो जाता है। तभी कहीं जामा मस्जिद होता है, कहीं जामी मस्जिद होता है। तो एक जामा मस्जिद जो सबसे बड़ी है उसको आप जानते हैं वो कहाँ है? तरह-तरह के शहरों में जामा मस्जिद है भई। जामा का मतलब होता है जहाँ मजमा लगे वो जामा है। तो वो जामा मस्जिद पार्लियामेंट स्ट्रीट वाली, वो भी, उसके ऊपर भी कब्ज़ा करने की न केवल नीयत है, लास्ट नोटिस, फाइनल नोटिस देकर उसको अब कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि वो केंद्र सरकार के अधीन वापस आने वाली है। उसके लिए जो भी इन लोगों ने कोशिश की, जो भी प्रयत्न किए, जो भी अपील की, वो सब इनकी हो गई खारिज। और अब इनका कब्ज़ा मिल जाएगा। ये भी इसलिए भी हुआ है क्योंकि ये जो है सब पुरानी है और 1995 वाले जो एक्ट से, जो एक्ट 1995 में आया, जिसको 2013 में बाद में संशोधित करके वक्फ को एक प्रकार से असीमित शक्तियाँ दे दी गई, वो उसमें नहीं आती हैं, वो उसके पूर्व की हैं। तो उसके पूर्व की जो भी हैं, उसमें उस प्रकार की ड्रैकोनियन पावर्स जिसको बोलते हैं, वो उनके पास उपलब्ध नहीं थी। मेरा ये मानना है कि ये एक लो हैंगिंग फ्रूट है। इस समय पूरे देश में लगभग 125 से ऊपर पिटीशन लगी हुई हैं वक्फ अधिनियम के विरुद्ध, और वक्फ अधिनियम को आपको बहुत अधिक उसमें कुछ करना नहीं है। आपको केवल 2013 वाला अमेंडमेंट वापस लेना है।
क्यों? क्योंकि जो समस्या आ रही है, वो आ रही है हिंदुओं को। 2010 में कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि जो वक्फ बोर्ड के प्रावधान हैं, वो हिंदुओं पर या गैर मुसलमानों पर लागू नहीं होंगे। वो केवल जो वक्फ एक्ट है 1995 का, वो मुसलमानों द्वारा, मुसलमानों का, मुसलमानों के लिए है। इसलिए वो इसका प्रयोग करके किसी गैर मुसलमान की ज़मीन को यदि क्लेम भी करते हैं, तो वो सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बनेगा। और यदि सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बनेगा तो आप पता है कि फिर उसपे जो टाइटल सूट चलेगा, उसमें ये किसी भी तरह से अपना एक कब्ज़ा करके बैठने की स्थिति में नहीं आ पाएँगे और इसमें सोर्स देखना जो है वो अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो इसको उलटने के लिए भी 2013 के वक्फ बोर्ड में प्रावधान लाए गए। वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों को पब्लिक सर्वेंट डिक्लेयर किया गया। यानी कि वो मसाजिद जो मस्जिदें हैं, जो वक्फ के कंट्रोल में हैं भाई साहब, उनको आप ये जानिए कि उनके जो इमाम हैं, उनके जो मुअज़्ज़िन हैं, उनके जो एम्प्लॉयी हैं, वो सब पब्लिक सर्वेंट हैं। यानी कि यदि आप उनसे कोई चाराजोई कर बैठे या उनसे कोई वाद-विवाद कर बैठे, तो आपको नॉन बेलेबल सेक्शन में अरेस्ट किया जा सकता है। इतनी पावर है वक्फ बोर्ड के जो इमाम और मुअज़्ज़िन हैं उनकी, आप ज़रा सोचिए। तो वो प्रसिद्ध किस्सा आपको पता ही होगा, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के बीच में एक मस्जिद थी और उसको जब हटाने का आदेश जारी कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट तक हो गया वो, तो अचानक एक दिन थोड़ा-सा समय मिला उनको, तो वो पता चला उसको उन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया। और वक्फ प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करने के बाद उसको वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट को उनसे लेने में 20 साल लग गए। ये तो हाई कोर्ट की स्थिति है, आम आदमी की क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। तो यदि इस स्पेशल सेशन में ये हमारी विश लिस्ट है और मुझे लगता है चूँकि स्पेशल सेशन हो रहा है इसलिए हमको अपनी विश लिस्ट जो है वो बिल्कुल व्यक्त कर देनी चाहिए और उस विश लिस्ट में पहला स्थान मेरे मत से, आपका मत क्या है? आप प्लीज़ कमेंट्स में नीचे बता दें। तो यदि और भी कोई और कमेंट्स आएँगे किन्हीं और अधिनियमों के लिए तो उनके ऊपर भी हम चर्चा कर सकेंगे। तो मेरी विश लिस्ट में जो पहला अधिनियम है वो इस वक्फ एक्ट का न्यूट्रलाइज़ेशन है। पहली बात तो ये है कि किसी भी सेक्युलर स्टेट में किसी भी अलग धर्म के लिए अलग एक्ट नहीं होना चाहिए। एक समान एक्ट होना चाहिए और इसलिए जिस प्रकार से बाकी सारे जैसे मंदिर हैं, जैसे चर्च हैं, जैसे और दूसरे पूजा गृह हैं, वे अधिकतर क्या लगभग सभी जो हैं वो ट्रस्ट एक्ट में या सोसाइटीज़ एक्ट में या आपके चैरिटेबल कंपनीज़ के एक्ट से गवर्न होते हैं। उसी प्रकार से जो वक़्फ़ की संपत्तियाँ हैं, वो भी उसी प्रकार से ही गवर्न होनी चाहिए। ये एक शरीयत का ऑफ़शूट है। सही पूछें तो ये एक मोहम्मडन लॉ का पार्ट है, जिसको एक सेक्युलर जामा पहनाकर और एक एक्ट पास कर दिया गया है और उनको असीमित शक्तियाँ दे दी गई हैं। यह तो वो वाली बात हुई कि जिस प्रकार से ये क्लेम करते हैं हमारे शरई विद्वान कि सारी ज़मीन जो है वो मुसलमानों की है। आपने तो एक तरह से उसके ऊपर मोहर लगा दी जब आपने वक्फ बोर्ड को ये अधिकार कर दिया दे दिया कि वो सर्वे करके किसी को भी अपने लिस्ट में डाल दे, वो फाइनल हो गया। यद्यपि अब सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, लेकिन जिस प्रकार से उसमें ये आदेश हैं कि साहब उसमें लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होगा और उसको जो है अधिकार है कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इंस्ट्रक्शंस दे सके, डायरेक्शंस दे सके और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बाउंड होगा कि उनके आदेश की पालना करे। इस तरह के जो उसमें प्रावधान है, ये इस तरह के प्रावधान है कि वो किसी की भी ज़मीन को अपनी लिस्ट में डाल दे और उसको नोटिस भी ना दे।
सर्वे करे कहीं पर, तो जो उसका सर्वे हो रहा है उसको भी नोटिस ना दे। तो इस तरह के जो बिल्कुल ही हम कहेंगे कि जो बेसिक जूरिस्प्रूडेंस है इस देश की, जो बेसिक न्याय सिद्धांत जिनको हम कहते हैं, जो इस देश में है और जो सुप्रीम कोर्ट भी जिनको मानता है, उनके भी विरोध में यह कानून बनाया हुआ है। मैं तो स्मृति ईरानी जी से कहूँगा कि अच्छा मौका है, इसी समय पर ये डाइल्यूशन कर दीजिए। जिस प्रकार से आपने जो फर्जी स्कॉलरशिप्स जा रही थीं, उसके ऊपर सीबीआई की इंक्वायरी बैठाल दी। उसी प्रकार से इनके ऊपर भी एक इंक्वायरी फटाफट करके, बल्कि कई सारी इंक्वायरी तो आपकी की हुई हैं, उसके आधार पर इस वक्फ एक्ट को या तो समाप्त कर दें, नहीं तो कम से कम ये 2013 वाला अमेंडमेंट या 1995 वाला जो एक्ट है, इसको रिपील करके और वो जो 1954 वाला एक्ट है, उसको रहने दें। उसमें काम चल जाएगा, नाम बदल दें उसका। मुस्लिम प्रॉपर्टीज़ एक्ट कर दें या कुछ कर दें, मुस्लिम ट्रस्ट कर दें ये। ये वक्फ जो है ये यहाँ नहीं चलना चाहिए। ये कोई शरीयत कानून थोड़ी यहाँ चलता है भई, यहाँ तो आप एक तरफ तो कहते हैं कि सेक्युलर रिपब्लिक है और दूसरी तरफ जो है वो विशेषाधिकार देते हैं, ऐसे लोगों को जो फ़ख्र से कहते हैं कि उन्होंने यहाँ 700 साल, 800 साल राज किया है। तो जिन्होंने राज किया है उनको ही स्पेशल प्रिविलेजेस, ये क्या बात है? ये उपनिवेशवादी गुलामी मानसिकता को समाप्त करने का प्रण तो पंच प्रण या पंच प्राण में हमारे मोदी जी स्वयं ले चुके हैं ये प्रण। तो उनके प्रण को पूरा करने का दायित्व आप निभा सकती हैं स्मृति ईरानी जी, ऐसा हमें विश्वास है। जय हिंद, जय भारत।